क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस महामैराथन क्लास को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और महामैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपनी क्लास 12 की फीस में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लो। तो चलिए हम लोग पेज में आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, फिर महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, फिर महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, फिर महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको पढ़ना है महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के आ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपका पहला प्रश्न कौन सा हो जाता है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब यहाँ पर कुछ तरंगों के नाम लिखे गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इस प्रकार से आंसर मैंने पहले से टिक लगा रखा है, लेकिन अगर आपको इसका जवाब पहले से पता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका कि इसमें से कौन सी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये चीज आपको बतानी थी। तो इसमें आपको जो सही जवाब होगा आपका होगा अल्फा किरणें। वैसे तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है अल्फा किरणें, दूसरा है गामा किरणें, तीसरा है अवरक्त विकिरण, चौथा है आपका एक्स किरणें, और उसमें से जो आपका सही जवाब है वो आपका है अल्फा किरणें। तो इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। क्वेश्चन क्या है आपका, लेंज का जो नियम होता है किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है, चीज आपको बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। पहला ऑप्शन है आपका आवेश का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है आपका ऊर्जा का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है आपका संवेग का संरक्षण, और चौथा ऑप्शन है आपका इसमें कह सकते हो आप लोग की द्रव्यमान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हो गए। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन हो गए हैं। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है अब इसका सही जवाब। तो लेंज का नियम जो होता है वो किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है, चीज आपको इसमें बतानी है। तो आप लोग बताएंगे ऊर्जा का संरक्षण के नियम अनुरूप ये आपका उत्पन्न होता है। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण अनुरूप उत्पन्न होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, ऊर्जा का संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। जैसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है। हमको क्या बताना है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका h अपान में पाई, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 पाई अपान में h, तीसरा ऑप्शन है आपका h अपान में 2 पाई, और चौथा ऑप्शन आपका पाई अपान में h। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपका होता है h अपान में 2 पाई। इसलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका इसमें नाभिकीय विखंडन, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रकाश वायु प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है आपका साइक्लोट्रॉन, और चौथा ऑप्शन है आपका नाभिकीय संलयन। तो आपको क्या बताना है, आपको यही बताना है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे जो आपका नाभिकीय संलयन होता है यही आपका सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि एक पी प्रकार अर्धचालक जो आपका होता है वो कह सकते हो कैसा होता है, धनावेशित होता है पहला ऑप्शन, या फिर ऋणावेशित होता है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका उदासीन होता है, फिर चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है वो आपका यहाँ पर धनावेशित होता है। इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे, और उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ जाएंगे और भी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और नेक्स्ट पेज को लेकर के आ जाते हैं। तो अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है, यानी कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना किसके वजह से प्रकट होती है, प्रकट करती है, चीज आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनुप्रस्थ प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुदैर्ध्य प्रकृति, तीसरा ऑप्शन है आपका कर्ण प्रकृति, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति के द्वारा ही होती है। इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग करके जाइएगा, तभी आपको अपने एग्जाम में
अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी अगर कंप्लीट हो गया है तो हम लोगों ने क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को कर रहे थे। तो कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोगों ने आपको बता दिया है। अब हम लोग महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कौन सा प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय मतलब कि अति लघु को करने वाले हैं। ये प्रश्न आप ये मत समझो कि 1 नंबर का बताया तो 1 नंबर में ही आएगा, कभी कभी ये 2 नंबर में भी आ सकता है, ये आपको मान करके चलना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, पहला प्रश्न आपका है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हो। अब आपको कला संबंध स्रोत का जो परिभाषा है वो आपको इसमें बताना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसका आंसर आपको बताया है। कैसे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगा देनी है कला संबंध स्रोत, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि ऐसे स्रोत जिनके बीच जो कालांतर होता है वो समय के साथ कैसा रहता है, नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा कंप्लीट हो गई है। आगे आप बताएंगे कि दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो कला संबंध स्रोत क्या होता है मैंने आपको पूरा समझा दिया है, और परिभाषा आपकी यहाँ तक ही है। क्या है आपका परिभाषा, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर जो हो वो समय के साथ कैसा हो, नियत रहे, वही आपका कला संबंध स्रोत कहलाता है। और आगे आप लोग एक लाइन बता सकते हो कि दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। अब ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, एक साथ में भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है, कि मूल कण आपका अलग आ गया और प्रतिकण आपका अलग से आ गया। तो ये अलग अलग भी आ सकते हैं और साथ में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपको एक साथ में बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर अलग अलग आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे, और साथ में आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे मूल कण के बारे में। तो मूल कण क्या है इसमें आप बताएंगे कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है वह आपके मूल कण कहलाते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि वह कण जिनका निर्माण, क्या है परिभाषा इसकी, वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है आपके मूल कण कहलाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। अब मूल कण का अर्थ ही यही होता है कि वह सबसे छोटा कण जिसका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं होता है, वो अपना पहले से ही विद्यमान है, उसको ही हम लोग मूल कण बोलते हैं, और उससे छोटा कोई मूल कण हो ही नहीं सकता है। तो ये आपको समझना ये है कि वह कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है वही आपके मूल कण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका मूल कण का एक उदाहरण है। तो मूल कण क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है, सिंपल सी परिभाषा है, याद कर लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रतिकण के बारे में समझते हैं। प्रतिकण में आप बताएंगे, क्या बताओगे आप लोग, आप बताओगे इसमें कि यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दे तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो तो ऐसे कणों को एक दूसरे का प्रतिकण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि यदि आपके दो कण आपस में मिले और एक दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त कर दे, ठीक है, तथा केवल क्या प्राप्त हो, केवल ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का प्रतिकण बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि यदि दो कण परस्पर मिलकर एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दे तथा केवल ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसे कणों को हम लोग एक दूसरे का प्रतिकण बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप बताएंगे पाजिस्ट्रान, जो प्लाजिस्ट्रान होता है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, यानी कि दोनों आपस में मिलकर के एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल भी। अब ये कण एक दूसरे से मिलकर के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देंगे लेकिन ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो यही आपका होता है प्रतिकण। तो मूल कण और प्रतिकण मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में जब हम लोग डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज आपको इसमें आप बताना है। क्या बताना है कि जो कांच का जो उत्तल लेंस है उसको जब हम लोग कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज आपको इसमें बताना है। तो आप बताएंगे
कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, प्रकृति बदलने का मतलब यही है कि जो आपका उत्तल लेंस होगा वो आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट ये भी हो गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका होता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी होता है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा संभावना इसकी है कि इस बार ये क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या नियम है, आइए समझते हैं। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली जो आपकी हो वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा आई की दिशा में हो, तो अंगूठा आपका चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो आपका इसी प्रकार से है कि यदि हम लोग जो आपका बाएं हाथ है, बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली जो आपकी दो उंगली है, यानी दो उंगली है, दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि जो आपकी पहली उंगली हो वो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, और जो बीच वाली उंगली हो आपका विद्युत धारा की दिशा को, यानी कि बीच वाली जो उंगली हो आपकी धारा आई की दिशा में हो, तो जो आपका अंगूठा होगा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रकट करेगा। तो यही आपका क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो ये डायग्राम जरूर आप लोग बना दीजिएगा, आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही में इस प्रकार से लिखना आपको पड़ेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो, बीच वाली उंगली आपकी धारा आई की दिशा में हो, तो अंगूठा आपका चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। यही आपका होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले प्रश्नों को, और फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये वीडियो अभी भी बहुत लंबी चलने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चीजें करवाई जा रही हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जा रहे हैं। और यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो हर एक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। और उसके अलावा यदि आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑफर मात्र सीमित समय के लिए है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे पीडीएफ आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और लगभग हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आइए उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर आप लोग बताएंगे कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो कार्यरत बल होगा वो आपका आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग कूलाम का नियम बोलते हैं, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम देखोगे तो इसमें आपके दो आवेश रखे गए हैं, दो स्थिर आवेश। पहला आपका है Q1, दूसरा आपका है आवेश Q2। इस प्रकार से आपके दो आवेश रखे गए हैं। तो जो आपका कह सकते हो कार्यरत बल होता है, यानी कि जो F होता है वो आपका जो F होता है आपके आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही में इसकी जो दूरी है, दूरी कितनी है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी, r है। तो r का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, F, यानी कि जो बल लगता है इनके बीच में। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। उसके बाद फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगा। उससे पहले बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग थ्योरी को नोट कर लीजिएगा। तो आपका क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश कौन से, Q1 और Q2 के मध्य में जो आपका कार्यरत बल होता है, यानी कि जो F होता है वो आपका आवेशों Q1 व Q2 के, यानी कि जो आपका Q1 है Q2 का हम लोग गुणा कर देंगे उस गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है ये समझते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, इसमें पहला समीकरण आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, यानी कि जो आपका Q1 है और Q2 है इन दोनों का हम लोग गुणनफल कर देते हैं, वो आपका किसके अनुक्रमानुपाती होता है, F के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला समीकरण आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको आप पहला समीकरण बना लीजिए। दूसरा समीकरण आपका इसमें हो जाएगा कि इसके मध्य में जो दूरी है वो आपकी कितनी है, r है। तो r का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद क्या कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती आपका कैसा हो जाएगा, 1 अपान में आपका क्या हो जाएगा r
कह सकते हो आप लोग वर्ग। इस प्रकार से आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे ना। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपका कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो कार्यरत बल होता है यानी कि F, वो आपका आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके मध्य में जो दूरी होती है उसके r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला समीकरण आपका होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दूसरा समीकरण आपका होगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को जो आप लोग संयुक्त करोगे, एक साथ में लिखोगे, तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, समीकरण को संयुक्त करने पर आप लिखोगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r²। इस प्रकार से आपका हो गया। यहाँ पर जो यार चिन्ह है, यार जब चिन्ह हटेगा तो उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। और k का मान कितना होता है, k का मान आपका होता है 1/4πε0। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग इसकी जगह पर चाहो तो 9 × 10⁹ भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज हटाओगे तो यहाँ पर क्या k आ जाएगा, और k की जगह आप लिख सकते हो 1/4πε0। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे तो आपका जो सूत्र निकल करके आ जाएगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। ये आपका सूत्र हो जाता है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम का सूत्र आपका इस प्रकार से होता है। इसको आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1/4πε0 की जगह पर 9 × 10⁹ कर दो, और फिर आपका Q1 Q2 अपान में r²। इस प्रकार से भी आप लोग करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको इतना कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो और भी अच्छा लगता है इसी प्रकार के वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, तो भी और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार से वीडियो को क्रिएट करने में। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। क्या है क्वेश्चन आपका कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, इसे हम लोग आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है। समझिएगा आप लोग ध्यान से। यहाँ पर क्या बताओगे आप लोग, इसमें बताओगे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर मैं डायग्राम आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसको हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक आपका एक पृष्ठ है, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ है तो ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इस प्रकार से जो रेखाएं गुजर रही हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी, यानी कि इस पृष्ठ से जितनी संख्या में आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, और इसको हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर समझना यह है कि यहाँ पर जो आपका पृष्ठ दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, उसमें हम लोग एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा क्षेत्रफल आप लोग ले लोगे, जिसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, डी ए वेक्टर नाम दे दोगे इस प्रकार से, जो कि आपका यहाँ पर ई होता है। यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि ई होता है। यहाँ पर आपको समझना ही है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यदि जो आपका होता है डी ए, यानी कि जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण हो थीटा हो, तो कैसा सूत्र होगा, आइए देखते हैं उसके बारे में। तो आगे आप इसमें बताएंगे कि यदि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आपका कैसा हो, ए हो, तो फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखोगे डी ए बोल सकते हो आप लोग इस प्रकार से, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं ना, तो इसको हम लोग डी ए नाम दे देंगे, डी ए वेक्टर नाम दे दोगे, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका ई है, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, और साथ ही में जो आपका बोल सकते हो आप लोग की जो आपका यहाँ पर है क्षेत्रफल, उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से दर्शाते हैं, तो आप लोग लिखोगे फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, और डी ए क्या है, क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाली जितनी भी आपकी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ से बद्ध आपका वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब आप लोग इसको हटाओगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा क्या, फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सूत्र लिख सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत लोग यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि ई ए कॉस थीटा भी आपका होता है, और चाहो तो, यानी कि जब आप लोग बड़ा क्षेत्रफल लेते हो तो आप लोग ई ए कॉस थीटा कर दो, और जब छोटा सा क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यहाँ पर आप लोग ई डी ए कॉस थीटा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा, और चाहो तो ई ए कॉस थीटा भी सिंपल सा लिख सकते हो। तो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, साथ ही में इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना जो था वो भी मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं,
इनके गुण लिखिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका, वैध क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हो, इनके गुण लिखिए। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं, यानी कि जो आपके अति लघु से जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिसिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि अति लघु में मैंने वो सारे क्वेश्चन करा दिए, जो छोटे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोग ने अति लघु में कर दिया, तो आप लोग अति लघु में जाकर के उसको तैयार कर सकते हो। अब इसको हम लोग लघु में कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े से बड़े क्वेश्चन को रख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और लघु उत्तरीय में जो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैध क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण के बारे में बताइए। तो आप यहाँ बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं, या फिर आप लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल सकते हो, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। यानी कि जो आपका वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हैं जो कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर खींची जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं लगातार। ठीक है, इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, तो इतना आप परिभाषा समझ गए होंगे। अब इसके गुण के बारे में समझते हैं, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण आप इसे बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो दो वैद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा पॉइंट ऐसे बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना, यानी कि जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा, और जब वैद्युत बल रेखाएं आपकी दूर दूर होंगी तो आपका दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, साथ ही में इसके गुण के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और साथ ही दिखाओगे तो उसी प्रकार से आपको और भी कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन आपका है, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन आता है अक्सर। तो हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को उतारो, फिर उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे इस प्रकार से हेडिंग लगाने के बाद कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। यानी कि जो आपका प्रकाश होता है यह आपका तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। सिंपल सी एक ही मतलब की 2 लाइन यहाँ पर लिखी है, लेकिन मतलब एक ही चीज है इसका कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, आगे आप इसमें बताएंगे कि तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती है। यानी कि तरंगे होती हैं वो प्रकाश स्रोत से निकलती हैं और सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलती हैं या गमन करती हैं। आगे आप इसमें बताएंगे क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि जो तरंगे होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। किसने, मतलब कि जो हाइगेंस है इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और इस काल्पनिक माध्यम में पाया गया कि यह आपका एक भारहीन है, यानी कि इसमें भार नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको यहाँ पर समझना है कि आपका भारहीन है तथा सभी पदार्थ में प्रवेश कर सकता है, एक बार सभी पदार्थ में भी प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के सभी आवश्यक गुण होते हैं, यानी कि जो आपका कह सकते हो ईथर होता है इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के सभी आवश्यक गुण होते हैं। यह माना गया कि ईथर का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है तथा आपका जो प्रत्यास्था होता है बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश तरंगे चल सकती हैं। जब यह तरंगे आंख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से जो आपका हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर खोज की है ईथर की, जो कि आपका एक भारहीन है, जिसमें आप बोल सकते हो कि जो तरंगे हैं गति वो कह सकते हैं चल सकती हैं इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था आपका, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका इसमें हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अलग अलग भी आ सकता है और एक साथ में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी आपका व्यतिकरण अलग से भी आ सकता है और विवर्तन भी आपका अलग से आ सकता है और दोनों एक साथ में भी आ सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, ये समझते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। तो इसमें आप बताएंगे व्यतिकरण, आप लोग इधर लगा दो हेडिंग और इधर व्यतिकरण लगा दो, विवर्तन मतलब। तो यहाँ पर आप लोग पहला पॉइंट बताएंगे व्यतिकरण में कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है।
प्रतिरूप जो आपका होता है प्राप्त होता है। किस प्रकार से होता है तो आप बताएंगे कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। पहला लाइन आप समझ गए होंगे। व्यतिकरण में विवर्तन में आप लोग पहला लाइन बताएंगे कि एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से आपका विवर्तन प्राप्त होता है। इस प्रकार से व्यतिकरण और विवर्तन में एक पॉइंट हो गया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सब लोग नोट कर लीजिएगा। व्यतिकरण में पहला पॉइंट था आपका कि दो कला संबंध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। वहीं पर विवर्तन की जब आप बात करोगे तो इसमें आप बताओगे कि एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। एक पॉइंट हो गया है। अगले पॉइंट इसमें आप बताएंगे व्यतिकरण में क्या हो जाएगा आपका कि व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त प्रिंजों की तीव्रता समान होती है। यानी कि जो आपका व्यतिकरण होता है प्रतिरूप में जो सभी आपके दीप्त प्रिंज होते हैं इनकी तीव्रता जो होती है वो समान होती है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वहीं पर जब हम लोग विवर्तन की बात करेंगे तो इसमें आप बताएंगे कि विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त प्रिंजों की जो तीव्रता होती है वो केंद्रीय प्रिज्म के दोनों ओर घटती जाती है। यानी कि जो केंद्रीय प्रिज्म होगा उसके दोनों ओर घटती जाएगी क्या, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त प्रिंजों की तीव्रता। ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो व्यतिकरण और विवर्तन में आपके दो पॉइंट हो गए हैं। तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है व्यतिकरण में कि व्यतिकरण प्रिंजों की चौड़ाई साधारणता समान भी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। यानी कि जो व्यतिकरण होता है इसमें जो प्रिंजों की चौड़ाई होती है फ्रिंजों की वो आपकी समान भी हो सकती है और साथ ही में नहीं भी हो सकती है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। वहीं पर विवर्तन की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि विवर्तन प्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती। यानी कि जो आपका व्यतिकरण था इसमें प्रिंजें जो आपकी होती हैं वो समान चौड़ाई की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन जो आपका विवर्तन प्रिंजें होती हैं ये आपका कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और साथ ही में जिसको भी टॉप ग्रुप ज्वाइन करना है इस प्रकार से पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए वो सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा आपको, वहां से आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य। क्या क्वेश्चन आपका है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। सबसे पहले आपको उसमें बताना है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता के बारे में, उसके डिफिनीशन के बारे में और साथ ही में उसके सूत्र वगैरह होते हैं उनके बारे में। उसके बाद फिर आपको इसमें वोल्टेज सुग्राह्यता के तात्पर्य के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, दोनों परिभाषाएं आपकी, और साथ ही में एक साथ भी आ सकती हैं और अलग अलग भी आ सकती हैं, इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं धारा मापी की धारा सुग्राह्यता के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे क्या, इसमें आप बताएंगे कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यानी कि जो आपका धारा मापी की धारा सुग्राह्यता होती है यह आपका कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसके बराबर होती है। धारा सुग्राह्यता यानी कि आई एस बराबर आपका क्या हो जाएगा फाई अपान में टी बराबर एन ए बी अपान में सी। अब यहाँ पर जो आपका एन होता है, एन आपका होता है कुंडली में फेरों की संख्या, ए आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बी आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र और सी आपका होता है मरोड़ दृढ़ता, आई आपका यहाँ पर धारा सुग्राह्यता होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो इस प्रकार से धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तो आप समझ ही गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग उसमें जो दूसरी परिभाषा थी वोल्टेज सुग्राह्यता के बारे में आइए समझते हैं। तो वोल्टेज सुग्राह्यता में क्या बताएंगे आप लोग बताओगे कि यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती। क्या होता है कि यह कुंडली के सिरों पर जो लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज होता है उसके लिए जो उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यहाँ पर इसका जो सूत्र होगा इस प्रकार से आपका हो जाएगा वोल्टेज सुग्राह्यता वी एस बराबर आपका हो जाएगा फाई अपान में वी बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी आर। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं एन क्या होता है, एन आपका कुंडली में फेरों की संख्या होती है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र, सी आपका जो आपका बी होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र और सी आपका मरोड़ दृढ़ता होता है और आर आपका कुंडली का प्रतिरोध होता है, ठीक है, और बी आपका वोल्टेज सुग्राह्यता होता है। इस प्रकार से आप इसे भी समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इस वाला जो क्वेश्चन था कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता
तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है, एक साथ में भी आपका आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है, ताकि अगर एक साथ में आए तब भी कर ले जाओ, अलग अलग आए तब भी कर ले जाओ, कोई दिक्कत ही ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको इसको बता दिया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन करे, सबसे पहले हमने समझा हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत के बारे में, फिर हम लोगों ने व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर के बारे में समझा। वैसे अगर आप लोग टेक्निकल की देखो तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कितने? 1 2, इसको आप लोग 2 मान लो, क्योंकि अगर अलग अलग भी आ सकता है तो आपका 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 आपके यहाँ पर हो गया, चौथा यहाँ पर आपका हो गया, पांचवा यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो 5। तो इसमें जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन होने वाला है? क्वेश्चन आपका होने वाला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय सेकंड टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है और दीर्घ में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कम से कम 8 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसको, ये डेरिवेशन है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चित्र को समझना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र हो जाता है। अब चित्र हो जाता है लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में ही क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? ए बी नाम दे देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु कितनी हम लोग मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। तो यदि हम लोग चाहें माइनस क्यू से मध्य बिंदु ओ तक की दूरी कितनी मान लें? l मान लें, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें? मध्य बिंदु ओ से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी मान लें? हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी l मान लें। तो टोटल कितना हो जाती है दूरी? दूरी आपकी टोटल हो जाती है 2l। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब इसको हम लोग और आगे समझते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु जो आपका O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से मान लीजिए आप लोग R दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए मध्य बिंदु O है ना, तो यहाँ से R दूरी पर, ऐसे मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु आप लोग P मान लीजिए, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और जब हम लोग क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि जो आपका प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो इसकी जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी। ठीक है, इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। और जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा जो होगी वो आवेश की दिशा की ओर ही होगी, तो इसके हम लोग E2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होना चाहिए। दूरी कैसे निकालोगे? तो दूरी भी आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए? B से, यानी कि जो आपका ये B है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालोगे? आप लोग को पता है कि जो मध्य बिंदु O है, O से B तक की दूरी कितनी है? L है। ठीक, और फिर मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे? R में से L को निकाल देंगे, यानी कि इतना जो है आपको जब हम लोग R में से निकाल देंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका? R माइनस L कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी यहाँ से, यानी कि यहाँ जो बिंदु B है, B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आपकी R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग को पता है कि जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है? L है। और फिर आपका मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आपकी R है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम लोग, यहाँ हम लोग R प्लस
एल कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है। तो हम लोग जब आर प्लस एल कर देंगे तो हम लोग की माइनस क्यू से पी तक की दूरी भी आपकी निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें थी चित्र में जो मैं आपको समझाना चाहता था। और जब इतनी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे ना तो फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका डेरिवेशन आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उसका थ्योरी लिखते हैं। किस प्रकार से थ्योरी आप लोग लिखोगे, तो आप लोग बताओगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जो ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग E1 नाम दिए थे, तो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी दूरी कितनी थी, दूरी मैंने आपको बताई थी r माइनस एल, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। दिशा यदि आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो, दिशा b से p की ओर, यानी कि जो दिशा हो जाएगी वो b से p की ओर होती है। जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे, जो दिशा होगी वो b से p की ओर यानी कि दूर की ओर होगी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लिया है और ये समीकरण हम लोगों ने बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी थी, जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी थी, मैंने आपको बताया था आर प्लस एल, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दूरी आप लोग लिखोगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं और इसकी दिशा की जब बात होगी तो दिशा हो जाएगी आपकी दिशा पी से ए की ओर, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे जो आपका E2 है, E2 आप लोग देखोगे तो इसकी दिशा किधर की ओर है, P से इधर की ओर है, यानी कि A की ओर है। तो आप लोग बता सकते हो कि इसकी जो दिशा होगी वो आवेश की ओर ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे आप लोग बताओगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जब निकालोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका E1 होता है वो E2 से बड़ा होता है, यानी कि जो आपका E1 होता है वो आपका E2 से बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, E2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग E1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोग आगे लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपका E1 की वैल्यू हो गई। अब हम लोग माइनस करेंगे E2 की वैल्यू से, तो E2 की वैल्यू कितनी है, आप लोग बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपकी E2 की वैल्यू हो गई, ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें आप लोग देखो, इसमें जो चीज कॉमन हो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये दोनों कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ये चीज है और इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे। आप लोग लिखोगे E बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर आपका Q इधर आ गया तो यहाँ पर बचा 1, अपान में क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका क्या बचाएगा 1 अपान r प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो फिर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अपान में आपका हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कौन सा पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए होता है ना। उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इसकी जगह हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे इस प्रकार से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस हो गया। फिर हम लोग क्या है, यहाँ पर दिया गया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है।
और जो आपका अपान में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जब नीचे आओगे तो क्या करोगे आप करोगे ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये जो आप लोग ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो अंदर की वैल्यू है जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये आपका क्या है माइनस का आर स्क्वायर, फिर आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस में है तो ये जब बाहर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा तो प्लस 2RL हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। कैसे काटोगे आप लोग, मैं नीला पेन ले लेता हूँ यहाँ से, पेन कहाँ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, काट दोगे। क्या हो जाएगा, आपका प्लस आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर से काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आपका एल स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर से काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा ना। तो यही चीज़ अब आप लोग नीचे लिखोगे कि ई बराबर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4RL अपान में क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आगे समझना ये है कि जो आपका एल है, ठीक है, वो आर से बहुत छोटा है, तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि जो आपका एल है वो आर से बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हैं कि आर बहुत बड़ा है एल से, तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि ना के बराबर मान लेते हैं। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो आप लोग आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4RL अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एल स्क्वायर था इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जीरो के बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जीरो और ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्या करोगे, आगे आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, बस आपका समाप्त होने वाला है ये डेरिवेशन, ठीक है। आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि आप लोग जानते हो या तो केवल आप 4 लिख दो या फिर आप 2 इंटू 2 कर दो, 4 तो तब भी आ जाएगा वहाँ से ना। तो हम लोग क्या करेंगे 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू 12 इंटू आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका नीचे आर की पावर 4 है तो यहाँ से आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। अब आप लोग को क्या पता है, आप लोग को पता है कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P होता है, यानी कि वैध विद्युत आघूर्ण होता है। आप लोग यहाँ पर देखो Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L बराबर P होता है। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं ना। तो आप लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा आपका Q इंटू 2L की जगह हम लोग क्या करेंगे P लिख देंगे तो P हो जाएगा, और 2 यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा 2P अपान में आर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानते हो कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है। तो हम लोग जब वायु अथवा निर्वात के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग E बराबर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में आर क्यूब, ठीक है। या फिर यदि हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E बराबर 9 × 10 की घात 9 2P अपान में आर क्यूब। तो इस प्रकार से जो आपका ये डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। ये डेरिवेशन